press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने आधुनिक कविता कुटिया में राजभवन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुटिया में राजभवन मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत पद्य भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक काव्यधारा परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। कड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्ता जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। देखिए, प्रस्तुत कविता कुटिया में राजभवन। कुटिया में राजभवन मतलब है, आपको पता ही होगा, राम लक्ष्मण सीता मैया तीनों 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। वहाँ पर चित्रकूट नामक वन में वो सादगी से जीवन यापन करते रहते, वनवास के लिए वहीं पर चली जाते। वहाँ पर सीता मैया उस वन में छोटी सी कुटिया बनकर रहना शुरू करती। उस छोटी सी कुटिया को ही सीता मैया राजभवन यानी राजमहल से कोई किसी तरह के कम नहीं है, उस छोटी सी कुटिया को ही वो राजभवन समझती। उस पर आधारित कविता है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत पद्य भाग साकेत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये कड़ी बोली भाषा महादेवी मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य की भाषा है। उन्होंने रामायण को नए सिरे से बताने की, पहचान देने की कोशिश की है। इस पर साकेत नामक काव्य संग्रह से प्रस्तुत कविता कुटिया में राजभवन लिया गया है। सीता जी वन में राजस्व को भोगती है। श्री रामचंद्र स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह धन और राजभवन का कोई मूल्य नहीं है। सीता मैया वन में जाती है, वहीं पर वो छोटी सी कुटिया को ही राजभवन समझती है। क्यों समझती है? क्योंकि वहाँ पर सारे सुख सुविधाएं हैं वो भोगती है, क्योंकि उसके प्राणपति, उसके पति श्री रामचंद्र उसके साथ है। एक मंत्री के तौर पर, एक सचिव के तौर पर उसका देवर लक्ष्मण उसके साथ है। इसीलिए वो यहाँ पर धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है, वो एक तृण के समान है, इस तरह से कहती। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ 3 ಜನನು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲೇ ಸೀತಾಮಾತೆ, ನಾನು ರಾಜಭವನದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕುಟೀರ, ಈ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ರಾಜವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜವೈಭವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೇರಿ ಕುಟಿಯಾ ಮೇ ರಾಜಭವನ್ ಮನುಭಾಯ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकार है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। देखिए, सीता मैया कहती है, मेरी कुटिया में राजभवन मनभाया। सीता मैया, उस छोटी सी कुटिया में ही मैंने राजवैभव का, राजभवन का सारे सुख सुविधाएं मैंने भा लिया, मतलब पा लिया है। इस छोटी सी कुटिया में ही मैंने राजभवन की सारी सुख सुविधाएं मैंने यहाँ पर, सारे सुख मैंने यहाँ पर भाया है, मतलब पाया है, इस तरह से कहते हैं। क्योंकि सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, वहाँ पर अपने प्राणपति स्वयं सम्राट श्री रामचंद्र उसके साथ है, और एक सचिव के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर देवर लक्ष्मण उसके साथ है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है, तो उस वन में रहने वाले ऋषि मुनिया स्वयं आकर आशीष यानी आशीर्वाद, सीता मैया को आशीर्वाद देते हैं। धन तुच्छ यहाँ, इसीलिए वो कहते कि धन का कोई मतलब ही नहीं है, धन एक तुच्छ के समान है, एक घास के समान है। यद्यपि असंख्य आकार है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। और वो कहते कि इस वन में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर असंख्य आकार के, असंख्य प्रकार के प्राणी यहाँ पर है, मृग यहाँ पर है। जो नदी, उस वन में बहने वाली नदी के किनारे पर, तट पर व्याघ्र प्राणी, हिंसा पैदा करने वाली व्याघ्र प्राणी सिंह जिस नदी के किनारे खड़ा होकर वो पानी पीकर जाता है, उस नदी के तट पर ही दूसरे असंख्य प्रकार के, असंख्य आकार के जो मृग है, वो भी उसी किनारे पर, उसी तट पर खड़े होकर जहाँ
व्याघ्र प्राणी सिंह ने पानी पीकर गया, पानी पिया था, वहीं पर पानी पीते। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए सीता मैया इस छोटी सी कुटिया में ही मैंने राजभवन का सारे सुख सुविधाएं पा लिया है, इस तरह से कहती। ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜಭವನದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಭವನವನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹಣ ಈ ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಸಮಾನ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಕಾರದ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಮೃಗಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ನದಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹ ಆ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಕಾರದ ಪ್ರಕಾರದ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೃಗಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सीता रानी को यह लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन बनवाया। सीता मैया यहाँ पर आने के बाद, इस वन में आने के बाद उसे लाभ ही आया है, नष्ट नहीं हुआ है। इसीलिए वो कहती है मेरी कुटिया में मैंने राजभवन पा लिया है। ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಲಾಭನೇ ಆಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ, ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜಭವನದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. औरों के हाथों यह नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ, श्रमवरी बिंदु फल स्वस्थ शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। तो वो कहती कि यहाँ पर वन में आने के बाद मुझे लाभ ही आया है। किस तरह से लाभ आया है? वहाँ पर राजघराने में, महल में क्या होता था, एक तालियां पीटते ही 10 साथिया सामने आकर खड़े हो जाते थे, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए वो कहती है इस वन में आने के बाद मुझे लाभ ही आया है। किस तरह से लाभ आया है? यहाँ पर मैं किसी और पर निर्भर नहीं हूँ, औरों के हाथ में यहाँ पर नहीं पलती हूँ। वहाँ पर हर छोटे बड़े काम के लिए दासियों पर वो निर्भर रहती थी। यहाँ पर मैं किसी और पर मैं निर्भर नहीं हूँ, औरों के हाथों में मैं नहीं पलती हूँ। सारा कामकाज मैं अपने हाथों से करने की वजह से अपने पैरों पर खड़ी मैं आप चलती हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होकर मैं सब कामकाज में अपने हाथों से मैं करती हूँ। श्रमवरी बिंदु फल स्वस्थ शुक्ति फलती हूँ। सारा कामकाज मैं अपने हाथों से करने की वजह से श्रम का महत्व क्या है, परिश्रम का महत्व क्या है, उसे वो मुझे समझ में आया है। सारा कामकाज मैं अपने हाथों से करने की वजह से श्रम की पसीना जो है वो मेरे माथे से धुलक रहा है, पसीना छूट रहा है। और सारा कामकाज मैं अपने हाथों से करने की वजह से स्वास्थ्य में भी तो सुधार आया है। स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, मतलब स्वास्थ्य में भी तो मेरी शुक्ति यानी सुधार आया है, अब मैं स्वस्थ हूँ। अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। पूरे घर भर वालों को व्यंजन यानी खाना मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। जब मुझे गर्मी लगती है तो अपने आंचल की कोने से मैं अपने आप को हवा लगाती हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को तृप्त करती हूँ। इसीलिए सीता मैया कहती है इस वन में आने के बाद मुझे लाभ ही आया है। ಸೀತಾಮಾತೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಹಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು 10 ದಾಸಿಯರು ಬಂದು ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸೀತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಳು ನಿರ್ಭರಲಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೆವರು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಳೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬರ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಇಡೀ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸೆಕೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಸೆರಗಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ನನಗೆ ನಾನೇ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಲಾಭನೇ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। तो यहाँ पर वन में आने के बाद सीता मैया को तनु यानी वृक्ष क्या है, लता यानी बेल क्या है, इन सब की स्वाद आज ही उसे आया है। उन सब के बारे में नॉलेज, ज्ञान उसे आज ही आया है। क्योंकि राजमहल में क्या था कि दासी जो भी फल फूल लेकर आते थे वही उसे पता था। ये फल किस वृक्ष में खिलता है, किस लता में खिलता है, ये फूल कहाँ खिलते हैं, वो इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था, जानकारी नहीं थी। इस वन में आने के बाद वृक्ष क्या है, लता क्या है, बेल क्या है, इस सब के बारे में मुझे स्वाद यानी उसके बारे में मुझे जानकारी हुआ है, इन सब के बारे में नॉलेज मुझे आया है। इसीलिए वो कहती है इस छोटी सी कुटिया में ही, मेरी कुटिया में मैंने राजभवन पा लिया है, सारे सुख मैंने यहाँ पर भोग रही हूँ, इस तरह से कहती है। ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮೆಹಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಮರ ಅಂದರೆ, ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೊದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾಸಿಯರು ಯಾವ ಹೂವು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೂವು ಯಾವ ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೂವು ಅಂದ್ರೇನು, ಹಣ್ಣಂದ್ರೇನು, ಮರ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಪೊದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜಭವನದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. किसलयकर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमान खिला करते हैं, डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृणलता मुक्ता बरा जिला करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सीता मैया को वो कहती कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उस वन में रहने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती कि किसलय मतलब कोमल, कर यानी हाथ। यहाँ पर प्रकृति जो है अपने कोमल हाथों से इस वृक्ष में रहने वाले हर डालियाँ अपने पत्ते को हिलाकर अपने कोमल हाथों से हमें स्वागत कर रही है, हमारे स्वागत के लिए इतनी सुंदर तरीके से हिल रही है। इस तरह से सीता मैया को उस वृक्ष में रहने वाले हर डाली जो हवा के झोंके से जो हिलती है उसे देखने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है। ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಳೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಎಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಕೈಯನ್ನು ಬೀಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮಲವಾದಂಥ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते, उस वन में रहने वाले हर मतलब अलग अलग प्रकार के जो फूल, सुमन यानी फूल जो है खिली हुई है, खिलकर हमारे स्वागत के लिए इतनी सुंदर तरीके से खिलकर मनमोहक खुशबू फैला रही है। इतनी मधुर मनमोहक, मन को छू देने वाली, मन को आह्लाद कर देने वाली मोहक जो मनमोहक खुशबू फैला रही है, ऐसे सीता मैया को लगता है। ಈ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಮಳವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನೋ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನೋ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते, उस वन में हर दिन उसे प्रतिदिन उसे अलग अलग प्रकार के नए नए फल उसे अलग अलग वृक्ष में देखने को मिल रहा है। ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕಾಡು ಅಂದಿರಾಗ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಮರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. तृण तृणा पर मुक्ता बरा जिला करते हैं, तृणा यानी घास, मुक्ता यानी मोती। तो विंटर सीजन में यानी सर्दी के मौसम में शबनम गिरता है, ओस गिरता है, फाग गिरता है। तो शबनम की बूंदे, ओस की बूंदे जो है तृणा यानी घास के ऊपर वो रहती है। ऐसा वो गिरने के बाद एक मोती के जैसे हिम बिंदु उसके ऊपर गिरता है। वो सूरज की किरण उसके ऊपर गिरते ही एकदम से वो चमक उठता है। तो वो जब हवा के झोंके से
जो घास जो है हिलती है, हिलने के बाद उसके ऊपर रहने वाले हिम बिंदु भी तो ओस की बूंदे भी तो वो क्या क्या करती रहती, वो हिलती रहती। वो देखना सीता मैया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है। ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹಿಮ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳೋದು ಅಂತೀವಿ। ಆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿಂದುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಮ ಬಿಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬನಿಯ ಬಿಂದುಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹನಿಯ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಥರ। ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾವ ಥರ, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಥರ, ಮುತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಲು, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹಿಮಬಿಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ಅದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಥರ ಹಿಮಬಿಂದುಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ। ಅದು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಕರ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। निधि को दिखला रही प्रकृति निजमाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर सीता मैया कहती है, हमारे स्वागत के लिए ही प्रकृति अपने अंदर की सारी निधि को, सारे खजाने को खोलकर हमें दिखा रही है, ऐसे सीता मैया को लगता है। ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भई दूर भागा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जागा है मेरा। तो सीता मैया जब अयोध्या नगरी को छोड़कर वो वनवास के लिए आ रही थी, तो अयोध्या नगरी के लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो किस तरह से बातें कर रहे थे, सीता मैया का जन्म भी तो महाराजा के मतलब राज्य घराने में हुआ था, जब वो शादी भी तो अयोध्या नगरी के राजकुमार से हुआ था। सब कुछ छोड़ छाड़कर सीता मैया वनवास के लिए जा रही है, उसकी किस्मत फूट गई है, उसका भाग्य फूट गया है, उसकी किस्मत बिल्कुल सही नहीं है, भाग्य ठग गया है। इस तरह से सब लोग आपस में बात कर रहे थे। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये सीता मैया सुनी थी, उसके कान में भी तो पड़ा था। इसीलिए वो कहती है, आते वक्त मैंने इस तरह के लोगों के बीच में जो बातें सुनी थी, वो सुनने के बाद सीता मैया के अंदर एक डर जागा था। वो डर गई थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ जाकर अकेले कैसे जीवन यापन करूँगी। इसीलिए वो कहती है, आते वक्त लोगों की बात सुनकर जो मेरे मन में जो भय जागा था, और लोग जो कह रहे थे ना इसकी किस्मत ठग गई है, इसकी किस्मत सही नहीं है। कौन कह रहा है मेरी किस्मत सही नहीं है? और आते वक्त मेरे मन में जो भय था, वो भय अब मुझसे दूर भाग गया है, मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ करने के लिए मेरे हाथ में कोई काम है था ही नहीं। मैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करती थी, वहाँ पर कुछ करने के लिए मेरे हाथ में कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ तो काम करने के लिए मेरे हाथ में आया है, कुछ तो मैं काम कर रही हूँ। इसीलिए आते वक्त किसी ने कहा था ना कि इसकी भाग्य ठग गया है, कौन कह रहा था यहाँ पर मेरा भाग्य ठगा नहीं है, मुझे लाभ ही आया है। इस तरह से सीता मैया कहती है। और वो कहती है, इस वन में ही मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ है। गृहस्थ यानी शादी के बाद जो जीवन शुरू होता है उसे गृहस्थ जीवन कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि इस वन में ही, इस जंगल में ही मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ है, जग गया है, ಆರಂಭ हुआ है। इस तरह से सीता मैया कहते। ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು। ಸೀತಾಮಾತೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। ಅದನ್ನು ಸೀತಾಮಾತೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಪ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಅಂತ। ಅದನ್ನು ಈಗ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭಯನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಈಗ ದೂರ ಆಗೋಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ನನಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ।
वह वधु जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन पाया। इसीलिए सीता मैया कहती कि इस वन में ही मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ है। मैं नववधु बनकर मैं यहाँ पर इस जंगल में मेरा आगमन हुआ है। इसीलिए वो कहती कि मेरी कुटिया में मैंने राजभवन पा लिया है। सीता माತೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನವವಧುವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನವವಧು ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋದು। ನವವಧುವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಗಮನ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜವೈಭವದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पत्तले भरी तालियाँ मेरी, मुनि बालाए है यहाँ आलिया मेरी, तटनी की लहरें और तालियाँ मेरी। वो कहती कि इसीलिए सब काम काज अपने हाथों से करने की वजह से उस वन में रहने वाले हर चीज़ उसे अपना सा लगता है। इसीलिए वो कहती कि इस वन में रहने वाले फलों से फूलों से लदी हुई जो डालियाँ है, वृक्ष की डालियाँ जो है ना, फल और फूलों की जो भार से जो झुकी हुई है वो डाली जो है वो मेरी है। ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ತಾನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಅನಿಸಿದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ನವವಧುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳೋದು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನೂ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वे हरी पत्तले भरी तालियाँ मेरी, वो कहती कि इस वन में रहने वाली जो वन में कहीं पर भी नजरें घुमाते हैं तो ऐसा लगता है हरियाली दिखता है, ऐसा लगता है कि एक थाली में पत्ते संजो कर रखा है, वो भर कर रखा है, ऐसा लगता है। इसीलिए सीता मैया कहती है इस वन में रहने वाली सारी हरी हरी पत्तियां जो है ना एक ताल में भरकर रखने के जैसे समान है। वो हर एक पत्ते जो है हरी हरी पत्तियां जो है वो मेरी है। मुनि बालाए है यहाँ आलिया मेरी, वो कहती कि इस वन में रहने वाली मुनियों की जो बालाए यानी उसकी पत्नी उसकी बेटियां जो है उसकी पुत्री जो है वो मेरी आलिया, आलिया मतलब मेरी सखी है, मेरी सहेली है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು, ನನ್ನ ಸಖಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तटने की लहरें और तालियां मेरी, और वो कहती कि उस वन में बहने वाली नदी जो है, नदी की लहरें क्या करती, तटनी यानी किनारा, किनारे पर आकर मारती है। वो मारने के बाद एक तालिया बनता है, ये तालिया भी तो मेरी है, एक क्लैप बनता है वो मेरी है। नदी बहता रहता है, उसकी लहरें जो है तटनी को किनारे को आकर मारता है। वो मारने के बाद जो लहरें उठने के बाद वो तटनी को वार करने के बाद जो तालियां आती है, जो क्लैप होता है वो मेरी है। इस तरह से सीता मैया कहती। ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಹರಿವಾಗ ಆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಆ ತೀರಕ್ಕೆ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲೆ ಗಿಡ ಮರ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು, ಆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನದು, ಆ ಅಲೆ ಬಂದು ತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಏನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन पाया। तो फिर सीता मैया को उस वन में क्रीड़ा सामग्री क्या है, वो किस तरह से खेलती है, वो इस तरह से खेलती है। उस वन में जो बड़े बड़े वृक्ष रहते ना उसकी छाव जो है नीचे ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन पर गिरने के बाद वो वृक्ष जो है हवा के झोंके से जो हिलता है, हिलने के बाद उसकी छाव भी तो ज़मीन पर हिलता है। वो देखना सीता मैया को क्या है क्रीड़ा सामग्री, वो उसे देखकर वो अपने मन को बहला देती है। इसीलिए सीता मैया कहती है मेरी कुटिया में मैंने राजभवन का सारा सुख पा लिया है। सीता माತೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಆ ಮರದ ನೆರಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮರ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ಆ ಮರದ ನೆರಳು ಕೂಡ ಆ ಕೊಂಬೆಯ ನೆರಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಅದು ನೋಡೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ನನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜವೈಭವದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। समझ में आया ना। अब ये हो गई कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, आधुनिक कविता था। अब देखेंगे एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्नोत्तर। सीता जी का मन कहाँ भाया, सीता जी का मन कुटिया में भाया। सीता जी के प्राणेश कौन थे, सीता जी के प्राणेश श्री रामचंद्र थे। सीता जी कुटिया को क्या समझती है, सीता जी कुटिया को राजभवन समझती है।
नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते, नवीन फल नित्य वन में मिला करते हैं, सॉरी डाली डाली में मिला करते। सीता की गृहस्थी कहाँ जागी, सीता की गृहस्थी वन में जागी। वधु बनकर कौन आई है, वधु बनकर जानकी आई है। जानकी सीता का दूसरा नाम है, जनक राज की पुत्री होने के नाते उसका नाम जानकी है। सीता भी लिख सकते हैं, जानकी भी लिख सकते हैं। वधु बनकर जानकी आई है। सीता की गृहस्थी सीता की सखिया कौन है, सीता की सखिया मुनियों की बालिया है, ऋषि मुनियों की पुत्रियां है। हाँ, अब देखिए ये पूरे भावार्थ आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी बीच में भी पूछ सकते हैं, इसीलिए पूरे कविता की भावार्थ आपको आना चाहिए। आप लिखकर एक जगह पर रखिए ताकि एग्जाम के लिए वो उपयोगी हो जाए। जैसे जैसे मैं पोएम कंप्लीट करती हूँ तो आपको तुरंत भावार्थ लिखना आना चाहिए। ये हो गई मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कुटिया में राजभवन। आशा करती हूँ जो अभी मैंने आपको जो आधुनिक कविता पहला पद्य कुटिया में राजभवन समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।